Got it. Dr. Jain? Hi. Just a minute. Okay, hi. Hi, everybody, and good morning from America and good evening in India में. तो मैं डॉक्टर मृणालिनी राडकर, को-फाउंडर ऑफ सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन, मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ. हमारा ये आज का जो वेबिनार है, डिकोडिंग टीनेज मेकिंग डिसीजंस. वी आर वेरी लकी टू हैव डॉक्टर सत्यम जैन, एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, साइकियाट्री बैकग्राउंड से वो उन्हें आप वेबिनार दे रहे हैं. सो वी आर रियली लकी टू हैव यू on board. Before we start the webinar, I just wanted to आपको मैं बताती कि हम लोग ये रिकॉर्ड करने वाले हैं. ये YouTube के लिंक के हमारे सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन के लिंक पे होगा. ये ना इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है. चार्ट में आप अपना चार्ट में क्वेश्चंस डालें. तो हम यहाँ पे इनका जब लेक्चर होने के बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो जो भी प्रश्न है आपके, तो जस्ट नाम, बच्चों का नाम नहीं लेना है और आप प्रश्न पूछे. तो बिफोर देन अभी मैं डॉक्टर सत्यम जैन की प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन देती हूँ. उन्होंने आपने MBBS कलकत्ता इंडिया से किया, फिर MD ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया, और has been a director, medical director of hospital in USA. She is working and has experience of 20 plus years, North Texas State Texas Hospital, and assistant professor at UT Southwestern. So भी जो हमारा जो टॉपिक है, तो हम हमारे बच्चे इतने स्वीट रहते हैं जब छोटे छोटे रहते हैं, 10-12 साल तक इतने ओबीडियंट रहते हैं, हमारा माँ बाप का सुनते हैं. ऐसा लगता है हम उनको गले लगाओ, चुम्मा करो, और क्या मतलब इतने स्वीट लगते हैं. और जब उनको 13 साल का जब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ऐसा इतना उनको एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, वो आपको उल्टा बोलने लगते हैं. और उनको जो फ्रस्ट्रेशन है वो माँ बाप के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है. कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड से अप्रोच करते हैं कि स्ट्रिक्ट हो जाना है. तो हमें ये साइंटिफिकली क्या होता है टीनेजर्स को, किशोरवयीन मुलं जे मराठी में उनको बोलते हैं, तो 13 से क्या होता है इनके बच्चे में, ये बिल्कुल डिफिकल्ट टू डील विद जो बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं सडनली. इनमें क्या ऐसा बर्ताव आ जाता है, क्या चेंज हो जाता है कि हमें बहुत डिफिकल्टी आती है. हमने ऐसी मूवीज भी देखी है बहुत सारी. अभी आप इंग्लिश में देखेंगे, लेडी बर्ड करके एक मूवी है. तो टीनेज गर्ल की जब वो टीनेज में आती है तो वो क्या क्या चेंजेस आती है, कैसे कैसे बर्ताव होते हैं, उन होने लगते हैं, वो ऐसी उसके लिए वो मूवी है. तो हमने आजू बाजू में भी देखा है, हमारे अपने खुद के बच्चे जब टीनेजर से गए हुए हैं, हम खुद जब टीनेज मात्रा से जब 13 इयर्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम खुद अपने आप में जाके पीछे जाके देखेंगे, तो इसका एनालिसिस आपका खुद का करेंगे, तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझदारी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा. सो मैं विदाउट फर्दर डिले मैं डॉक्टर सत्यम जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना वेबिनार और लेक्चर स्टार्ट करें. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर राडकर, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. आपने सही कहा कि वो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो डिफरेंट होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है. दूसरी बात हम ये भी देखते हैं उनके साथ, हमें लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए. हमारे पेरेंट्स भी हमको ये बोलते थे, हम भी अपने बच्चों को ये बोलते हैं, लेकिन क्या वो सच में बड़े हो गए होते हैं? उनके ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं? वो इतना थ्रिल क्यों सीख करते हैं? वो इतनी जल्दी कुछ भी
एडवर्सिटी हो या कोई भी एक्साइटमेंट हो, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको देखने से पहले, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनके ब्रेन पे क्या हो रहा होता है। दिखने में वो हमारे से लंबे भी हो जाते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं, और लगते भी है कि बिल्कुल बड़े हो गए हैं, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन क्या उनके ब्रेन में क्या हो रहा है। तो मैं पहले अपने स्लाइड शेयर करती हूँ। Okay, so the first thing is हम देखते हैं, ये एक नॉर्मल ब्रेन है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ब्रेन है। अगर आप एक टीनेजर का ब्रेन भी देखिए या आप एक अडल्ट का भी ब्रेन देखिए तो आपको इसी तरह का दिखेगा, लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एरिया हियर, ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सीईओ ऑफ ब्रेन या फिर राजा जो भी है। तो डिसीजंस जो है वो सारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होते हैं। तो जब हमारी आंखें कुछ देखती है, हमारे कान कुछ सुनते हैं, हम कुछ और भी फील करते हैं, उन सब की सारी बातें वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से तक जाती हैं, और फिर एक डिसीजन क्रिएट होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आंखें बोल रही है कि मुझे सामने कुछ धुआं सा दिख रहा है, नाक बोल रहा होता है कि कुछ जलने की सी स्मेल आ रही है, बॉडी टेम्परेचर बोल रहा होता है कि जैसे लग रहा है कि गर्म लग रही है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाती है तो वो बोलता है कि लग रहा है कि सामने आग लगी है, सावधान हो जाओ। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचता रहे कि हाँ अभी तो लग रहा है कि सामने धुआं दिख रहा है, ये क्या हो सकता है, वो 2 सेकंड 3 सेकंड अगर उसे टाइम लग जाए थोड़ा सोचने में, ये डिसाइड करने में, तो उस समय ये जो छोटी सी चीज है अमिगडाला, ये ओवररूल कर जाती है। अमिगडाला मोस्टली हमारे इमोशंस, एक्साइटमेंट, एडवर्सिटीज उस पे काम करती है। तो जब एक बार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है एक टीनेजर ब्रेन में और एक वयस्क आदमी के ब्रेन में? डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लाखों करोड़ों कनेक्शंस है जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है। लेकिन जो टीनेजर्स में ये कनेक्शंस थोड़े कम होते हैं, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर है वो यहाँ पर जाके वो एक डिसीजन ले सके। जो मैंने बताया कि हाँ देखें क्या हो रहा है, और ऐसा होते ही अमिगडाला यहाँ पे बोलती है कि अच्छा सामने कुछ हो रहा है, ऐसा देख के आते हैं क्या हो रहा है। उस समय वो थ्रिल सीकिंग स्टार्ट हो जाता है, रादर देन थिंकिंग कि इससे कोई डेंजर भी हो सकता है। डेंजर सीकिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब हम अपने छोटे बच्चों को 12, 13, 14 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को जब हम सामने बिठा के बोलते हैं कि क्या ड्रिंक करके ड्राइव करना अच्छी बात है, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या जब सामने आग लग रही हो तो उसमें घुसना अच्छी बात है, वो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। वो बोल रहे हैं क्योंकि उस समय वो थ्रिल सीकिंग एडवर्सिटी या थ्रिल सीकिंग सिचुएशन सामने नहीं है, और उस समय उनके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जा रही है, और वो किसी वयस्क आदमी जो अडल्ट आदमी है उसी तरह डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जब हम वैसी सिचुएशन में आते हैं, जब इस तरह की एक्साइटिंग सिचुएशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। ये यहाँ पे कनेक्शन, अमिगडाला जब हाईजैक कर जाता है यहाँ पे कनेक्शन रुक जाता है। हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं वो इमोशन पे शुरू हो जाते हैं। अब हमने बोला था तुमसे, अब हम बच्चों को बोलते हैं मैंने तुमसे बोला था कि ड्रिंक करके ड्राइव करना अच्छी बात नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो ड्रिंक करके करें उनके साथ गाड़ी में मत बैठना, तुमने क्यों किया, तुम्हें मालूम है फिर भी तुमने क्यों किया। तो हम सोचते हैं कि बच्चे हमें डिसोबे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम ब्रेन में देखें तो वो उस सिचुएशन के ब्रेन में होते हैं जहां पे
उस समय उनकी वो उतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो सोच सकें। अगर वो अपने आप को 2-3 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा दें, उस समय ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाती है और वो सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो 2-3 सेकंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो नहीं दे, अमिगडाला एक्टिव हो जाती है, इंफॉर्मेशन और भी कम जाती है और सारे डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं कि ये तो ब्रेन की बात हुई। कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अब ब्रेन पे तो हम अफेक्ट जो जैसे उसका ग्रोथ होगा वैसे ही होगा, लेकिन देयर आर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है। ऑब्वियसली हम पीयर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, हमने काफी सुना है। तो इस स्लाइड में मैं सबसे ज्यादा टाइम स्लीप पे देने वाली हूँ। स्लीप यानी कि सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूजुअली एज अ पेरेंट भी हम अपने बच्चों को बोलते हैं, क्या हुआ, इतनी देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ, सवेरा हो गया है। जब हम सोते हैं, शाम ढलती है, तो एक केमिकल होता है मेलेटोनिन, जो हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है। ये मेलेटोनिन जो होता है वो हमें बताता है कि भाई अब टाइम हो गया है, सो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें सोना है। तो जब शाम ढलने लगती है तो ये सिक्रीट होता है, 10-11 बजे तक हम सो जाते हैं। लेकिन टीनेजर्स में ये मेलेटोनिन बहुत लेट सिक्रीट होता है, ये 8-9 बजे के आसपास सिक्रीट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो रात को 10 बजे सोना ही नहीं चाहते हैं। वो रात को 11, 12, 1, 2, अगर उनको टीवी और फोन मिल जाए तो 3-4 बजे तक नहीं सोते हैं। अब सुबह फिर वो उठना नहीं चाहते, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आता है। हम कहते हैं कि ये टाइम नहीं है, 8 बज गए, 9 बज गए मैक्सिमम है, तुम्हें उससे पहले ही उठ जाना चाहिए। इस दोनों के बीच में क्या होता है, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। नींद है कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। क्यों जरूरी है ये 7 से 8 घंटे, क्यों जरूरी है? कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ हम भी बोलते हैं, हम तो 5 घंटे सो के बिल्कुल फ्रेश हो जाते, हम क्यों सोए 8 घंटे, हमारा इतना काम है, सोना तो टाइम की बर्बादी है। क्यों? अभी साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले स्लीप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने एक चूहे को एक मेज जो भूल भुलैया है उसमें डाल दिया और वो चूहा घूमता रहा इधर उधर, वो निकल नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने उस चूहे को सुला दिया। चूहा जब जगा 5 मिनट में वो भूल भुलैया से बाहर आ गया। ऐसा क्यों? जब हम सोते हैं तो एज साइंटिस्ट से कि जो दिमाग का कचरा है वो बाहर निकलता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो रहती हैं, इनसाइट डेवलप होती है कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब था, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे का अर्थ क्या है। ये सारी चीजें स्लीप के टाइम में डेवलप होती है, जब हम ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं दे रहे होते हैं। तो अगर हम इनफ नहीं सोएंगे तो वो जो दिन भर में जो भी बातें हुई, जो कुछ भी हुआ, उसको जो प्रोसेस करना हुआ वो इनफ नहीं होता है। तो फिर हम 5 घंटे में भी सो जाए उस समय भी प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें 8 घंटे सोना क्यों जरूरी है? अब 8 घंटे सोने के लिए हम ये सोचें कि इसका एक्चुअली मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स थे और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स थे। पॉजिटिव वर्ड्स सहायता, खुशी, नेगेटिव वर्ड्स गुस्सा, लड़ाई, अभिमान। और उन्होंने जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, उन्होंने उनको कह दिया कि इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ लो, कल सुबह हम पूछेंगे इस लिस्ट में क्या क्या लिखा था। सबने 5-10 बार लिस्ट को पढ़ लिया और कुछ लोगों को 5 घंटे सोने के लिए मिला, कुछ लोगों को 8 घंटे सोने के लिए मिला। सुबह उठ के उन्होंने पूछा कि इस लिस्ट के कौन कौन से शब्द तुम्हें याद हैं। जो लोग 5 घंटे सोए थे उनको कंपैरेटिवली नेगेटिव शब्द ज्यादा याद थे देन पॉजिटिव शब्द।
वो जो गुस्सा, उस तरह की चीजें हैं वो ज्यादा याद थी। और जो 8 घंटे सोए उनको दोनों बराबर बराबर से याद थे, जितने नेगेटिव याद थे उतने ही पॉजिटिव याद थे। तो ये उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और बार बार ऐसा हुआ कि ये खाली चांस की बात नहीं कि किसी को कुछ याद रह रहा है। तब उन्होंने पता किया कि जब ब्रेन सारी बातें प्रोसेस करता है रात को नींद में, तो सबसे पहले नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस होते हैं। तो जब हम 4 से 5 घंटे सोते हैं तो जो नेगेटिव इमोशंस है वो पहले प्रोसेस होते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव बातें पहले याद रहती है। इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं कि रात को मैं ठीक से नहीं सोई, सुबह इसलिए मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस हो चुके हैं और पॉजिटिव नहीं हुए हैं। जब हम 8 घंटे सो जाते हैं तो वो पॉजिटिव इमोशंस भी प्रोसेस हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। इसलिए जितने हमें नेगेटिव चीजें याद रहती है उतनी पॉजिटिव चीजें भी याद रहती है। तो अगर हम बार बार 4 से 5 घंटे सोएं या ढंग से नहीं सोएं तो हम ओवरऑल हम गुस्सा करते हैं ज्यादा, हमें बातें उतनी समझ में नहीं आती है, हमारा कंसंट्रेशन सही नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो बच्चों को ये बोलती हूँ कि तुम्हें एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है, उसे रात को 1 या 2 बार पढ़ लो, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार रात को पढ़ लो। जब तुम सुबह उठोगे तो वो इंसाइट जो है, उसकी वजह जो है वो थोड़ी डेवलप हो चुकी होगी, तो उससे जब वापस उस चैप्टर को पढ़ोगे तो वो चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्लीप का ये इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपने दिमाग का कचरा, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सफाई करनी चाहते हैं तो सबसे पहले सोना जरूरी है, और हमारे बच्चों को भी सुलाना जरूरी है। सोना समय की बर्बादी नहीं है, सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अच्छे से सोते हैं तब जो दूसरे लोग कहते हैं हम उस बात को भी अच्छे से समझ सकते हैं। या कुछ लोगों ने जो पीयर इन्फ्लुएंस में कहा कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, उस समय तो हम सुन लेते हैं। जब रात को हमारी इंसाइट डेवलप होती है, जब उस बात की समझ पैदा होती है तो हमें भी समझ में आता है। तो ये जो पीयर इन्फ्लुएंस है, जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है, वो भी सोने की वजह से और बेटर हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना जरूरी है, या हमारी रूटीन ऐसी है कि हम 8 घंटे नहीं सो सकते हैं, हमें स्कूल जल्दी जाना होता है सुबह, हमें काम पे जल्दी जाना होता है सुबह, रात को देर हो जाती है, होमवर्क होता है, घर का काम होता है, तो ऐसे में हम क्या करें? नैप। अगर हम 8 घंटे तक लगातार नहीं सो सकते हैं तो एक बीच में झपकी ले लेना भी नहीं से अच्छा है। वो उतना अच्छा नहीं है कि हम 8 घंटे एक साथ सो सके, लेकिन अगर स्कूल से आने के बाद, काम से आने के बाद हम बहुत थक गए हैं, 1 घंटे 2 घंटे सो लिया, उसके बाद उठ के अपना काम किया, फ्रेश भी फील होता है और उस समय भी ब्रेन थोड़ा काम करता है, वो थोड़ी चीजें प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस को जब हम 3-4 घंटे बाद वापस 5-6 घंटे के लिए सोते हैं तो वो कंटिन्यू करता है। ब्रेन का ये नहीं कि 2 घंटे हो गए तो अब 6 घंटे वापस हम जब 4 घंटे बाद सोएंगे तो वो रीस्टार्ट करेगा, वो वापस से शुरू करेगा, ऐसा ब्रेन नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम 8 घंटे नहीं सो सकते तो एक नैप लेना जरूरी है। पीयर इन्फ्लुएंस के बारे में हम सब जानते हैं, और ये बच्चे या टीनेजर्स की बात नहीं है, बड़े भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमारे आसपास क्या है, लोग क्या कहेंगे। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। दीज आर ऑल पीयर इन्फ्लुएंसेस। और सोशल मीडिया, फेसबुक पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हम उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है, एक तो इंट्रिंसिक होती है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, उस पे किस तरह की स्टिमुलस आ रहे हैं, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक, जिसमें हम अच्छी तरह से रेस्टेड हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं, हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, भले ही वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, उसके ऊपर हम कैसे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हुआ। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको एक स्लाइड के बाद बताऊंगी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है, एंड जब हम डिसीजन लेते हैं, ये एक
इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो मैं जिस इस पर थोड़ा सा टच करना चाह रही थी। ये एक बुक है, इसका नाम है बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। उसमें मिस्टर सिपोला ने 4 तरह के लोग बताए हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है। जो हेल्पलेस लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि वो दूसरों का तो भला कर देते हैं, लेकिन उस बीच में वो अपना कुछ बुरा कर लेते हैं। बैंडिट या बुली जो होते हैं वो सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचते हैं और वो दूसरों का बुरा कर देते हैं उसमें। और फाइनली स्टूपिड लोग होते हैं जो अपना भी बुरा करते हैं और दूसरों का भी बुरा करते हैं। अब मिस्टर सिपोला ये कहते हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी में जाइए, आप नोबेल प्राइज विनर्स की कम्युनिटी में जाइए या आप मजदूरों की कम्युनिटी में जाइए, आप डॉक्टर्स की कम्युनिटी में जाइए, आपको हर जगह स्टूपिड लोग मिल जाएंगे। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहली बात हमें ये सोचनी पड़ती है या सोचनी चाहिए कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या नुकसान है, इसमें दूसरों का क्या फायदा है, इसमें दूसरों का क्या नुकसान है। सिंपल 4 क्वेश्चन है और कई बार हम इतनी छोटी बात भी नहीं सोच पाते हैं बिकॉज हम इमोशनल हो जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो ऐसा करूंगा, मुझे नहीं पता, जो भी हो रहा है मैं ऐसे ही करूंगा। एक एग्जाम्पल एक बच्चे का है, ये रियल एग्जाम्पल है, मुझे एक बच्चे ने बताया। वो स्कूल में था, उसका फ्रेंड जो था उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और ऐसा उसने बताया फ्रेंड ने कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। एग्जाम चल रहे थे। वो बच्चे ने सोचा कि अब मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, चलो बता देते हैं। उसने उसको बता दिया। अब हुआ ऐसा, जब मार्क्स आए तो जो फ्रेंड के मार्क्स थे वो उस बच्चे के मार्क्स से ज्यादा आए। बच्चे को आ गया गुस्सा कि मैंने तो इसे बताया, अगर मैं नहीं बताता तो अभी मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आए हुए होते, मैंने क्यों किया। उस गुस्से में जाके उसने टीचर को जो कुछ था सब कुछ सही सही बता दिया। बोला आप देख लो, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। टीचर ने कॉपी निकाल के देखी, बिल्कुल दोनों एक जैसे आंसर थे। टीचर ने क्या किया, दोनों को 0 दे दिया। बोला तुमने चीटिंग करवाई, मुझे नहीं पता किसने चीटिंग की किसने करवाई, दोनों को 0। क्या हुआ इसमें, अब वो बच्चा जो इमोशनल होके, उसे गुस्सा आया, पहले उसने जो भी गलती की, उसने जो भी डिसीजन लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उसके मार्क्स कम आ गए, उसके अंक कम आ गए और और उसके दोस्त के ज्यादा आ गए। उस समय इमोशनल होके उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उसका भी नुकसान हुआ और दूसरे का भी नुकसान हुआ। अब हम इसे दूसरे वे में भी देख सकते हैं, ठीक है नुकसान हुआ, लेकिन बच्चे का फायदा ये हुआ कि एटलीस्ट उसने जाके सच बात बता दी। तो लाइफ में हम इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट सोच के हम ये सोचें कि अगर मैं जाके अपने टीचर को बोलता हूं तो इससे क्या होता है, हो सकता है मुझे 0 मिल जाए, हो सकता है मेरे मार्क्स चले जाए, या फिर अगर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दूं मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती मान लूं कि मुझे चीटिंग नहीं करवानी चाहिए थी, कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे 0 नहीं आए। अब एक बार वो बच्चा सोच के डिसीजन लेता है, उसके बाद वो जाके बोले या ना बोले वो अलग बात है, लेकिन वही 1 मिनट का डिसीजन, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें दूसरों का क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या नुकसान है, इसमें दूसरों का क्या नुकसान है। यूजुअली बहुत सारे डिसीजंस जो कि टीनेज ईयर्स में अमिगडाला की इंफॉर्मेशन अमिगडाला की वजह से इमोशनल हो जाते हैं, उनको हम एक लॉजिकल सेंस दे सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी बुक है एंड डॉक्टर राडकर जब एक बार वेबिनार खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देंगी। 15-20 मिनट में आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफी ह्यूमरस सी बुक है, हंसी वाली बुक है। इसमें जब वो बताते हैं कि कैसे स्टूपिड लोग होते हैं, उसमें एक बात उन्होंने ये भी बताई है कि हम जब डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपना नुकसान भी करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, हम उनसे कैसे बचें।
सो हमारे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता है, वो इमोशंस पे काम करते हैं। तो पहली बात तो है कि हमें इमोशंस पे काम नहीं करना है, और दूसरी बात है कि हम ऐसे इमोशंस वाले जो लोग हैं, जो ऐसे डिसीजंस लेते हैं, उनसे बचें कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हो सकता है हमारा भी नुकसान हो जाए। सो हम दूसरी बात पे आते हैं कि ये इतने सारे इमोशंस की बात हो गई, क्या हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया, पॉज। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, अपने आप को कुछ सेकंड का भी टाइम दीजिए। अगर आप आधा मिनट नहीं दे सकते हैं, कुछ सेकंड का भी टाइम दीजिए। रूल है, आप 3 सांस लंबी लीजिए, 3 सांस छोड़िए, उसके बाद सोचिए मुझे क्या करना है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखिए आसपास क्या हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करिए। एक बार किसी ने कुछ कहा और हम रिएक्ट कर जाते हैं, उसने ऐसा किया, मैं ऐसा कर देता हूं। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें एक्ट करना है, एंड दैट बिकम्स वेरी। सो फर्स्ट थिंग इज, आप पॉज करिए। इससे जो इंफॉर्मेशन पूरे ब्रेन में है, वो सामने सीईओ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाएगी, हम सही डिसीजन ले पाएंगे। और ऑल्सो अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट पे देख के एक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। स्लीप के बारे में इनफ हम बात कर चुके हैं। तीसरी बात है, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। हम कितना भी सोचते हैं कि हमने पॉज भी कर लिया, सोच के भी लिया, फिर भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि डिसीजन हमेशा बाद में पता चलता है कि ये सही है कि नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि आज मेरी ट्रेन छूट गई, बहुत खराब हो गया, बहुत खराब डिसीजन था कि मैं देर से घर से निकला और जाम में फंस गया, पता चला वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। हम एक दिन बाद सोचते हैं बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैं घर से देर से निकला, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। सो डिसीजंस जो भी हम लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बाद में पता चलता है कि ये सही डिसीजन था या नहीं था। तो इतना सोचने के बाद भी हम जब डिसीजन लेते हैं, हमें ये सोचना चाहिए, आज मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन इतनी इंफॉर्मेशन पे मैं ये डिसीजन ले रही हूँ या मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। कल इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और हो सकता है हमें पता चले वो डिसीजन सही नहीं है। उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझे कि हमने गलत डिसीजन लिया था। हम अगर ये सोचे हमने तो बहुत सोच समझ के लिया था, जो किया ठीक था, मुझे नहीं पता, जो भी हो गया ऐसा होता था, ये बाई चांस हो गया। नहीं, अगर इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सोचें उस बारे में कि हमने क्या सोचा, और अगर हम मिस्टेक को समझेंगे तो ब्रेन में स्पेशल कनेक्शन बनते हैं कि हम उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करें। यूजुअली हम जब डिसीजन लेते हैं, जैसे एक बच्चे से मैंने बात की, वो बोला, मैंने पूछा क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अभी एक पिक्चर जाना अपने दोस्तों के साथ इंपॉर्टेंट है या होमवर्क जो कि कल तुम्हें अपने टीचर को देना वो इंपॉर्टेंट है? बोले मेरे लिए पिक्चर जाना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए होमवर्क का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे तो पढ़ना ही नहीं है लाइफ में। उसको मैंने 1 मिनट बोला, तुम सोचो एक बार, आज से 5 साल बाद तुम्हारे सब दोस्त पढ़ चुके होंगे, तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ होगे, एक बार सोचो। अपने आप की आंख बंद करके सोचो कि तुम उस सिचुएशन में आ गए हो। जब हम उसको अपनी आंख बंद करके सोचने लगते हैं, हमारी क्लैरिटी आ जाती है। वो बच्चे ने कहा, हाँ मैंने सोच लिया, आई थिंक होमवर्क, आज के दिन तो होमवर्क करना जरूरी है क्योंकि कल इंपॉर्टेंट है। फिर भी वो बच्चा मिस्टेक मानने के लिए रेडी नहीं था। एंड होता है कई बार दूसरों के आगे मिस्टेक मानने की जरूरत नहीं है, अगर हम अपने आप में भी अपनी मिस्टेक खुद से ही मान लें, वो इंपॉर्टेंट है। जब हम दूसरों के साथ मिस्टेक मानने की या अपना पॉइंट देने की बात करने लगते हैं तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, हम प्रूफ करने पे लग जाते हैं कि हम सही है। हमें जब पता भी चल जाता है हम गलत हैं, हम प्रूफ करते हैं कि हम सही है, लेकिन अपने आप से हम कुछ नहीं छुपाते हैं। तो जब हम मिस्टेक भी एक्सेप्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप से मिस्टेक एक्सेप्ट करें। फाइनली, जब हम पॉज लेते हैं, जब हम अच्छे से सोते हैं, बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है हम इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, फिर बोलते हैं हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें।
अगर हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, वो करें। अगर हमें एक सिंपल वॉक ही है, हम बाहर निकलते हैं और कैसी आवाज आ रही है, गाड़ी चल रही है, चिड़िया बात कर रही है, रादर देन हम अपने आप में सोचने की बजाय अगर हम अपना ध्यान पूरा बाहर क्या आवाज हो रही है या बाहर कितने सारे रंग हैं, कोई एक चीज का फोकस लेके 5 मिनट 10 मिनट वॉक करें, कि तो वो भी माइंडफुलनेस है। मेडिटेशन जो है वो माइंडफुलनेस की एक स्टेप आगे है, हर कोई से नहीं होता है। जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, दिमाग इधर भागता है, उधर भागता है। ये दिमाग का काम है, दिमाग चंचल है, उसका काम है इधर उधर भागना। हमारा काम है सहज भाव से वापस कहना, अच्छा दिमाग भाग रहा था, मैं वापस अपनी सांस पे अपने दिमाग को लाती हूँ। ये नहीं कि अरे दिमाग क्यों भाग रहा था, ऐसा क्यों हुआ। मेडिटेशन में ये नहीं करते हैं। हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसे सहज भाव से देखना है। तो जब हम मेडिटेशन रोज करते हैं, हमारे लिए कोई चीज को पॉज करके समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अनदर माइंडफुलनेस की बात है मौन। लोग कहते हैं कि दिन भर में 1 घंटे का मौन रखो, आधे घंटे का मौन रखो, ये माइंडफुलनेस में हेल्प करेगा। अब कुछ लोगों ने कहा हाँ, मैं तो बहुत उससे ज्यादा भी मौन रख लेती हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मेरा मौन है, फिर मैं 7 बजे तक उठती हूँ, तो मेरा तो 3 घंटे का मौन हो गया ना। वो मौन नहीं होता है। आप 4 बजे बेशक मौन कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि आपको कितने बजे ये मौन तोड़ना है। अगर आपने कहा कि आपका ये मौन 5 बजे आपको तोड़ना है, तो 5 बजे उठ के आपको अपने दिमाग में वापस बोलना है कि मेरा 1 घंटे का मौन पूरा हो गया, या मेरा 15 मिनट का मौन पूरा हो गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम बात करने लगते हैं, जब हमको गुस्सा आता है या हम कुछ बोलने वाले होते हैं और हमने ये मौन थोड़े दिन तक प्रैक्टिस किया होता है, सडनली हमारा दिमाग हमसे पूछता है, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? क्योंकि जब हम मौन कर रहे होते हैं, हम 5 बजे अपने दिमाग को एक इजाजत देते हैं कि अब तुम बात कर सकते हो। और वो जो ब्रेन के कनेक्शंस स्टार्ट होते हैं, ब्रेन हमसे पूछता है, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? और वो 1 या 2 सेकंड का टाइम जो पॉज़ होता है, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। तो सिंपल चीजें, ध्यान, मौन, एक छोटी-सी वॉक जहाँ पे हम माइंडफुल हों किसी भी चीज के लिए, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बहुत सही कर देता है। तो ये तो एक आउटलाइन था। ये मोर इंटरैक्टिव सेशंस है, तो हम ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हम इनफ टाइम दे सके कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, लोगों की क्या। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर राटकर? यस 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 या मैं अभी आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो आप पूछे, हम और अनम्यूट करें। जस्ट जब आप प्रश्न हो जाएगा तो म्यूट में आ जाए बाद में, तो दूसरों को सुनाई देगा। तो एक था कि सर्टिफिकेट, ऐसा किसी ने तो भी पूछा था। तो हम सर्टिफिकेट तो नहीं देते, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जो कि सेतु के यूट्यूब चैनल पे वो होगा, ये रिकॉर्डिंग। सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन का यूट्यूब जो चैनल है, वहां पे वो रिकॉर्डिंग होगा। आप हाथ ऊपर करें तो हम आपको आपका नाम लेके बोलेंगे कि आप प्रश्न पूछे। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने पॉइंट लिख लिए है इसका कि पॉज़ करें, स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। एक विजुअलाइज़ करें उनका कि ये आपका डिसीज़न जो है बच्चों के लिए, वो उनका डिसीज़न। मैं तो कहती हूँ ये जो पॉइंट्स आपने दिए हुए हैं, एडल्ट्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि सिर्फ़ टीनेजर्स के लिए ही नहीं है, किशोरवयीन बच्चों के लिए ही नहीं है, लेकिन एडल्ट भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें की हुई है। तो किसी को एक और हम जो हमारा एक डिस्कशन भी हो रहा था ग्रुप में कि ये किशोरवयीन बच्चे हैं, तो ये जरा जब कोई अच्छा बोल लेता है, प्यार से बात करने लगता है,
तो वो समझ लेते वो उनका बॉयफ्रेंड हो गया या गर्लफ्रेंड हो गया। तो ये बड़ी बात हमारे कल्चर में बहुत डिस्टर्बेंस लाती है घर में, और वो फिर एडल्ट की सुनते भी नहीं है। तो ये इसे कैसे हैंडल, मतलब पेरेंट्स ने कैसे करना चाहिए, या टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या समाज का क्या वहाँ पे कैसे इंटरवीन करे वो? कि पहली बात ये है कि एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, मोस्टली एज अ पेरेंट, हमें ये नहीं कहना चाहिए एक तरफ कि हम पेरेंट है, जो हम कहेंगे वही होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बच्चों के दोस्त हैं, हमारे बच्चे तो जो भी करे हमारे आंखों के सामने करे बिल्कुल सही है। बच्चों को, टीनेजर्स को स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, एक फिजी में एक स्टडी हुई थी, मैं बहुत सारी स्टडी बता रही होती हूँ बिकॉज साइंस में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वहां पे ऐसा है कि वहां के पेरेंट्स बच्चों को हर चीज अलाउ करते हैं। तुम्हें बाहर जाना है, ड्रिंक करना है, जो भी करना है, जो जो कुछ भी करना है, किसी की भी ना नहीं है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स से सब कुछ बता देंगे, क्योंकि किसी चीज की तो ना है ही नहीं। जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि वहां पे झूठ बोलने वालों की, टीनेजर्स जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टीनेजर्स को एक स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को बोलते तेरा जो मन है कर ले, तो उनको लगता है मेरे पेरेंट्स तो केयर ही नहीं कर रहे मेरी, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मैं मरूं, मेरे को कुछ हो जाए, वो कुछ सोच ही नहीं रहा है मेरे बारे में। और जब उनके दिमाग में ये आता है कि जब मेरे पेरेंट्स केयर ही नहीं कर रहे, मैं क्यों बोलूं, मैं कुछ भी बोल के निकल जाता हूँ, वो कनेक्ट जो है वो टूट जाता है। तो बच्चों के फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, पेरेंट्स दो ही हैं, एक सेट ही है, और हमें पेरेंट्स बन के ही रहना है। हमें ट्राई नहीं करना है कि हम बच्चों के फ्रेंड्स बने। पेरेंट्स बन के हम क्या करें, एक जो आपस में बात करना है वो इम्पोर्टेंट है। हम एक साइड में खड़े होके नहीं बोल सकते कि ये हमारे घर का रूल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें भी आगे बढ़ना है, कुछ कदम बच्चे आगे बढ़े, कुछ कदम हम आगे बढ़े, और एक डिस्कशन होना जरूरी है। अगर वो ट्रस्ट डेवलप होता है, तो अगर एक बच्चा, अगर उसके साथ कुछ इशू हो रहा है कि कोई पसंद आ गया है, या उसे लग रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, वो अपने पेरेंट्स से, जिनकी समझ ज्यादा है, जो इस बात से गुजर चुके हैं, वो बात कर सकता है कि ऐसा हो रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं देखो, इसका ये बात, ऐसी बात भी हो सकती है, तो वो बच्चा उस बात पे सोचेगा। लेकिन उसके लिए उस इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा पेरेंट पर ट्रस्ट करे, जहां पे पेरेंट एक स्ट्रक्चर भी दे, और जब उसे, बच्चे को जरूरत हो, सपोर्ट भी दे, उसकी बात भी सुने। तो ये एक डिस्कशन हो, मतलब ये इंसाइट देना बच्चों के लिए, और ये कभी-कभी बार-बार भी बोलना पड़ता है। एक बार से मैंने तुमको बोला था और तुमने क्यों नहीं किया? समटाइम्स पेरेंट्स वो भी बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला था ना कि पीना नहीं है, और सिगरेट, ये जो है सोशल मीडिया। तो ये बार-बार बोलना भी ज़रूरी है क्या? बार बार बोलना इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, कि हम जब सामने बिठा के एक बच्चे को बात करते हैं, उस समय उसके ब्रेन में सारी चीजें फ्रंटल ब्रेन पे आ रही है, वो सब बातें बिल्कुल समझ रहा है। लेकिन जब वो उस सिचुएशन में आ रहा है जहां चार दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, बोले यार बड़ा मजा आ रहा है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, वो जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है वो टीनेजर्स में ही होता है। उसको प्रकृति ने इसलिए बनाया है ताकि वो एडवेंचरस काम कर सकें। जैसे कोई नया काम करना है, नई दुकान खोलनी है, एक नई कंपनी बनानी है, हम डरते हैं, एज एन एडल्ट हम डरते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग होते हैं, देखा जाएगा जो होगा मैं करता हूँ, मेरा काम भी है, अच्छा है, मैं इसे छोड़ के बस मुझे अपना करना है। वो जो थ्रिल सीकिंग है, जो एक्साइटमेंट है, वो टीनेजर्स करते, लेकिन
वो गलत बात में भी आ जाते हैं। वो थ्रिल सीकिंग जो होता है कि अच्छा मेरे दोस्त पी रहे हैं, मुझे भी पीना है, पी के ऐसी गाड़ी चलानी है कि पहाड़ से वो नीचे जाए। देखते हैं वो कितनी कितनी तेजी से जाती है। ऐसी चीजें जब हम बैठ के पूछ रहे होते कि बोलेंगे ऐसा कोई थोड़ी ना करता है, तो इसलिए हमें बार बार उन्हें बताना पड़ता है ताकि उनके ब्रेन में वो कनेक्ट हो, वो समझे। अगर हम एक बार बोल दें और फिर बोले मैंने तुमको बोला था, तुमने क्यों नहीं समझा, तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब उनका अमिगडाला काम करता है तो वो नहीं सोच पाते हैं। जो हमने बोला था, जो कुर्सी के सामने बैठ के वो हाँ हाँ कर रहे थे, वो सारी बातें भूल जाते हैं। ये जो बातें जो होती है ना, टीनेजर्स एंड पेरेंट्स और टीचर्स, ये बातें कैसी होनी चाहिए? मतलब आप कौन से सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, कौन से नहीं यूज करने चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सी सेशंस, जब संवाद जो होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और बच्चों या फिर ग्रैंड मदर, कैसे होना चाहिए ये संवाद? फिर मैं और भी लोगों से सबसे बोलती हूँ कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हाथ ऊपर करें आई और थिंक एक हमें। काजल मिश्रा का हाथ ऊपर उठा हुआ है, तो अच्छा, अच्छा। हाँ। मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है। काजल? Yes, ma'am. Good हाँ, morning, हाँ, go everybody. ahead. Yeah. Ma'am, I want to ask that, मैम ये होता है कि टीनेजर 10 to 12 के बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते हैं। इस समय बहुत सारा दिमाग का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, लेकिन कई बार होता है कि हम कभी इस समय में बच्चा अगर बहुत जरा पढ़ाई पे फोकस करे और कुछ जरा इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब अभी से ही थोड़ा बेस बना ले आगे के लिए, जिसमें उसका इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अच्छे से करने लगे तो ज्यादा दिमाग डेवलप होता है। लेकिन जो बच्चा अभी डेवलप नहीं कर पाया, दिमाग उसने कुछ नहीं किया, तो वो कैसे कर सकता है आगे दिमाग डेवलप? दिमाग एक मसल है, अगर आप उसे यूज करोगे तो वो डेवलप होगा। हाँ, उसमें नई सेल्स नहीं बनती है, बट जो कनेक्शंस है वो 40-50 साल के लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, उस समय दिमाग बहुत तेजी से डेवलप होता है, तो जिस काम में हमें 10 दिन लगते थे वो 2 दिन में हो जाता है। वो कनेक्शंस उस समय जल्दी बन जाते हैं। लेकिन जब जागो तब सवेरे, अगर हमारा वो टाइम निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जो चीजें हमें करनी है, जो पढ़ाई करनी है, जो नॉलेज लेनी है, अगर हम उस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो वो कनेक्शंस फाइनली बनेंगे। अब अगर 40 साल का बंदा कोई चीज याद करता है तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू 16 साल के। अब 60 साल का उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो वो दिमाग का मसल्स है, कनेक्शंस कभी भी डेवलप हो सकते हैं। मुझे ना दिखाई नहीं, आई एम ऑन द फोन है ना, तो मुझे हैंड रेज करने का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हिमांशु एक है या आई थिंक सत्यम। आंचल मिश्रा। आंचल हाँ, तो आंचल आप करो। ओके, वेरी गुड। तो गाइड करो मतलब। मैं पूछूं? हाँ, पूछो आंचल। यस मैम। मैम तो फिर अगर हम देखें किसी सब्जेक्ट में, मैम जैसे किसी किसी बच्चे को कोई भी चीज जब मैम कोई टीचर समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ आती है, पर कुछ बच्चों को जल्दी समझ नहीं आ पाती। मैम उनको थोड़ा टाइम लगता है समझ आने में, और किसी 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 बच्चे को बहुत जल्दी समझ आता है। नहीं। हाँ, तो वो भी एक ब्रेन का डेवलपमेंट है, और बच्चा उस बात को वो जैसा मैंने बताया कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर किसी पर मैं भरोसा करती हूँ, किसी पे मेरा ट्रस्ट है, तो उसकी बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वो कुछ बोलेगा तो बोलेगा हाँ वो सही बोल रहा होगा। लेकिन अगर किसी पे मुझे भरोसा नहीं है तो वो बात मुझे समझ में नहीं आएगी। तो एक बच्चा है, वो बोलता है अगर मेरी टीचर बोल रही है वो सही बोल रही होगी। उसने पिछले बार भी बताया था, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, तो ये बात सही होगी, मुझे समझ में आ गई। लेकिन कुछ बचा है कि ये बकवास है, मुझे अपने आप ही करना है। दैट अमिगडाला, द इमोशंस उनके ज्यादा होते हैं। कई बार कुछ बच्चे ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो यूजुअली इन द डेली लाइफ में भी बहुत इमोशनल डिसीजन लेते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों को समझने में कोई भी चीज टाइम भी ज्यादा लगता है।
तो ट्रस्ट और लाइफस्टाइल। तो पेरेंट को ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए अपने बच्चों पे। डेफिनेटली। तो वो पेरेंट या टीचर्स दोनों भी ट्रस्ट डेवलप करे, पहले संवाद करे, बातें करे, कुछ इधर उधर की बातें करे, उनसे पूछे दिन कैसा है। तो ट्रस्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट किसी और डेवलप को होता है, है प्लस अगर वो पेरेंट बोले बच्चे को कि मैं तुम्हारे लिए, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे साथ हूँ, सपोर्ट, कि अगर कल तुम गलती भी कर दो, मैं डांट लूंगा तुमको, मैं तुमको मार भी लूंगी, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। एक बच्चे का बैकअप सपोर्ट होता है। तो एक तरफ हम ऐसा कहते हैं कि हम फ्रेंड भी नहीं बन सकते हैं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हाँ तुम कुछ भी करो, देखा जाएगा, चलो मस्ती करते हैं, मेरे सामने जो हो रहा है सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक स्ट्रक्चर भी देते हैं कि ये हमारे घर के रूल हैं, तुम्हें ये फॉलो करना है। एक बेसिक रूल है सेफ्टी। कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि सेफ्टी पे प्रॉब्लम है ना। I think Kajal has another question. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask that मतलब जो पहले टीनेजर्स थे और उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में काफी डिफरेंस है, और जो अभी लाइफ आने वाली है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो उसमें भी मतलब हमें वो बच्चे चाहिए जो जिनकी थिंकिंग क्वालिटी जो बहुत अलग है। तो हाउ टू डेवलप दैट, वो अलग डिफरेंट जो थिंकिंग है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक्सेलेंट क्वेश्चन काजल। वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमें लगता है कि जो बच्चे थे वो बहुत डिफरेंट थे, जो हैं वो बहुत डिफरेंट है, सिचुएशंस डिफरेंट है। जो पहले बच्चे थे उनके पास सोशल मीडिया नहीं होता था, जो बच्चे कल आएंगे वो सोशल मीडिया से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो दे आर मोर सिमिलर देन दे आर डिफरेंट। जो बेसिक क्वालिटीज है वो सेम ही रहती है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब डिफरेंट थिंकिंग कैसे डेवलप करें, तो ये चाहे हमारे पहले के लोग हो चाहे अभी के लोग हो। और अभी आपने बोला कि जो जब दिमाग डेवलप होता है 10 से 12 साल में, उस समय अगर हम ऐसी चीजें करें जिससे हमारा दिमाग डेवलप हो, जैसे पढ़ना, कोई भी बुक, कैसी भी बुक जो दूसरों की पर्सपेक्टिव के बारे में बताती है। अब मैंने ये कपोला की बुक पढ़ी, आई थिंक डॉक्टर राडकर आपने भी पढ़ी। काफी हंसी आ रही थी जिस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि हम फील करते हैं कि जिसे नोबेल प्राइज मिला है वो तो बहुत स्मार्ट बंदा होगा, वो ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकता है जो दूसरों के लिए भी खराब हो और उसके खुद के लिए भी खराब हो, वो स्टूपिड कैसे हो सकता है। लेकिन ये दूसरों का पर्सपेक्टिव है। मिस्टर कपोला इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। ये जो बुक है वो 13 लैंग्वेजेस में हुई है और बेस्ट सेलर रही है। छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है और बहुत मजाकिया तौर पे लिखी हुई है जो हम नहीं सोच सकते हैं। तो हम कभी भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, कहानियों से ज्यादा नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। दैट इज द वन एंड द बेस्ट वे टू डेवलप जो अलग टाइप की थिंकिंग है, क्योंकि हमें पता चलता है दुनिया में और क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। Amit Amit, has a okay, go ahead. question. हाँ हमारा मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो इमोशन में आकर वो कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, तो उससे उनको कैसे बचाया जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ बच्चे एग्जाम में अच्छे होते हैं लेकिन उनमें नेतृत्व गुण नहीं होता है। जब वो बाहर जाते हैं तो कभी वो लोगों से बात नहीं कर पाते या फिर उनके कुछ ज्यादा दोस्त नहीं होते, तो उनमें ये जो डेवलपमेंट है उनके व्यक्तित्व के लिए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो पहली बात, मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं। वो आत्महत्या इसलिए नहीं करते हैं कि मैं फेल हो गया,
या मैं फेल हो गई। वो आत्महत्या या ऐसा इसलिए करते हैं कि वो मैं फेल हो गई, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे स्कूल वाले क्या कहेंगे। तो उनका फेल हो जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जब हम बच्चों को समझाएं कि जब तुम पढ़ रहे हो, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, उस समय मैं कितना भी तुम्हें डांट सकती हूँ, मैं तुम्हें बोलूंगी अच्छे से पढ़ो, जो भी करो, लेकिन जब एक बार तुम एग्जाम दे देते हो, उसके बाद जो हुआ वो हो गया। सो एग्जाम से पहले डांट खाओगे मेरे से, लेकिन एग्जाम के बाद नहीं खाओगे। तो अगेन ये सपोर्ट होता है जो हम बच्चों को अपने घर में देते हैं। तो अब वो बच्चा डरता नहीं है। अब बहुत सारे पेरेंट क्या होते हैं, बोलते हैं बच्चों को, हाँ पढ़ लो, तुम ठीक से पढ़ाई हो गई ना, हो गया। उस समय वो दिखते नहीं है। बच्चा तो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है या नहीं पढ़ाई कर रहा है, पता चला बच्चा फेल हो गया। अब वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने तो घर में बोल दिया था मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अब मैं ये ऐसी मार्कशीट लेके घर कैसे जाऊं। तो वो बच्चा डर जाता है। और दूसरी बात जो है, सुसाइड इज अ वेरी इम्पल्सिव थिंग। वो 1 मिनट की बात होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा सोच रहा होता है कि मेरे खराब मार्क्स आएंगे ना तो मैं मर जाऊंगा। उस समय इतना गुस्सा और इतना डर लगता है कि वो लगता है 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए कि अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। 5-10 मिनट, अगर कोई अपने आप को 5-10 मिनट टाइम भी दे दे तो ये जो सुसाइडल थॉट्स है वो चले जाते हैं। सुसाइड करना एक टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट हल है। अगर हमारी प्रॉब्लम ही टेम्पररी है कि एक बार फेल हो गए तो हम वापस दे सकते हैं, तो उसका एक टेम्पररी हल निकाल लेना। लेकिन अगर हम ये बच्चों को पहले बताएं ताकि बच्चे डरे नहीं, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हम बच्चों को इतना डरा देते हैं पहले कि वो बच्चा सोचता है कि आगे मैं क्या करूं। दूसरा, हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप में रहते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो डेवलप होते हैं। लेकिन एक बच्चा जो लोगों से ज्यादा नहीं मिलना चाहता है, ठीक है, हम उनको बोलते हैं कि एक मिनिमम लेवल पे करो, बट बहुत ज्यादा फोर्स करने की भी जरूरत नहीं होती है। जब समय के साथ बच्चों का व्यक्तित्व अपने आप निखर जाता है। लेकिन आज की दुनिया में व्यक्तित्व हम बोलते हैं जो अच्छे से बात कर सकता है, जो सबसे बात कर सकता है, जो और जो शांत रहता है, हम कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है। ये हमारे समाज का बनाया हुआ है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट सब जगह होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। श्योर, वेरी गुड आंचल, क्वेश्चन। यस मैम। मैम हमें डिसीजंस कैसे लेने चाहिए फिर? अभी तो हम इतनी देर से यही बात कर रहे थे। वेरी गुड क्वेश्चंस। तुम बताओ डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। मैम पहले हम देखते हैं कि दोनों साइड पे हम बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैम फिर जहाँ पे हमें ज्यादा प्रेफरेबल लगता है हम वहां पे जाते हैं। हाँ, अपने आप को थोड़ा समय देते हैं, सोचते हैं कि ये सही डिसीजन है कि नहीं। एकदम खट से रिएक्ट करके डिसीजन नहीं लेना है। पिछली हमारी जो मिस्टेक्स है हमने की, हम उसके बारे में सोचते हैं। जब हमें लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत होती है, हम एडवाइस लेते हैं। तब फाइनली हम सोच समझ के 3 सांसें लेकर अपना डिसीजन लेते हैं, ना कि हाँ ये हो गया चलो ये कर देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो काजल। 2 सिचुएशंस हैं। एक में पहला कि जिस बच्चे ने काफी टाइम गलतियां ना करके, यानी कि जिन्होंने गलती कर चुकी है उनसे एडवाइस किया और उस पे काम किया, ना कि खुद गलती करके। दूसरे ने खुद गलतियां करके सीखा है उसपे। तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? कौन जल्दी सीख सकता है? देखो, जब हम गलतियां करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम समझें कि ये गलती है या नहीं। अगर हम गलती करके भी बोलते हैं कि ये गलती नहीं थी, तो हम कुछ नहीं सीखेंगे।
तो गलती को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट होता है, उससे ब्रेन के डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं। तो गलती हम कई बार दूसरे लोग गलती करके सीखते हैं, अगर हम उससे सीख लें तो हम थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं सही है, उसने कुछ और किया होगा, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए तो हम भी वो करते हैं और हम गलती करके सीखते हैं। वो थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है, लेकिन उससे ब्रेन के कनेक्शन थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हर चीज अगर हम खुद गलती करके सीखें तो बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक हम सीखेंगे बहुत लेट हो चुकी होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक बैलेंस रखें, कुछ चीजें हम खुद गलतियां करके सीखते हैं, कुछ चीजें हम दूसरों को देख के सीखते हैं। वेरी गुड। अभी कुछ और है क्वेश्चंस? कुछ हैंड दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं अभी तो नहीं है। खुशी 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 खुशी? Good morning, ma'am. Ma'am, like my question is that like some students based on like they are getting compared to other ones, and then they are in depression. So due to that, they like do very like things that are not good for them. and that is the peer pressure. Mom, like how to like if that, for example, if a friend or like for example, like if one of my friend is like depressed and like tells me everything what happened, and she tells that I want to do this, and like if we want to like tell him not to do that, how to convince him you can do it much better next time, like that. So how to convince that I'm trying to understand the question, that whatever the friend is doing is not the right thing, or whatever happened has happened and you can do better next time. Yes, ma'am. Both, or what? Can you just like you are asking me how to help that person who's depressed? Yes, mom, like how to help that, because he or she is trying to say that I don't want to do this now, I want to do this, like any bad, like not a good step he's taking now. Okay, so again the important thing is कि जब हम कोई स्टेप ले रहे होते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम अगर कुछ सोचते हैं कि ये गलत है तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम वही काम करते हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। भले ही दूसरे लोग बोल दें कि ये गलत है तो हम उस बात को मानते नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल है कि हम खुद गलतियां करके सीखते हैं। कई बार हमें समझ आ जाता है कि जो दूसरे बोल रहे हैं वो गलत है, तो हम नहीं करते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू, rather than convincing, it is important to ask, why are you doing this? Simple question, इसमें किसका फायदा है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, what are you trying to get out of it, what is important to you? So अगर बोलो नहीं ये नहीं करना, ये सही नहीं है या गलत नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट की बात हो जाती है। लेकिन उसी बात को अगर हम ध्यान से बैठ के सुने और पूछें कि इसके पीछे मोटिव क्या है, तो जो कर रहा है उसे भी समझ में आता है और जो सुन रहा है उसे भी समझ में आता है। हो सकता है हम गलत समझ रहे हो, उस बच्चे का मोटिव डिफरेंट हो, वो सही हो, और या फिर वो बच्चा गलत समझ रहा हो। तो अगेन जो मैंने ये स्लाइड दिखाई फॉर द स्टूपिडिटी, सिंपल थिंग, हम क्यों कर रहे हैं, इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, दैट इज अ सिंपल स्टेप टू आस्क। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, ma'am. हमें और एक क्वेश्चन आया है फेसबुक से। मैम, कभी कभी कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर राइट डिसीजन नहीं ले पाते, तो क्या करें? सही बात है, जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हर चीज इतनी ग्लूमी दिखती है कि राइट डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि हम डिप्रेशन को ट्रीट करें। आई नो बहुत सारा स्टिग्मा है, एक
साइकियाट्रिक इलनेस को ट्रीट करने का, बट अगर हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो हम अच्छे डिसीजंस कैसे लेंगे? जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उस समय हमें ट्रस्ट करना पड़ता है किसी और पर जिस पे हमारा ट्रस्ट है, जो कि हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करे। बिकॉज हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है डिप्रेशन में कि कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। थैंक यू। और अगर उस समय भी हमें लगे हमारे पास कोई और नहीं हो, तो एक सिंपल चीज है जो आप कर सकते हैं कि कोई भी डिसीजंस है उसकी प्रोज एंड कॉन्स आप एक पेपर पे लिखिए, आप एक चार्ट बनाइए कि मैं एक्स काम कर रहा हूँ, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। उसे मन में मत सोचिए, क्योंकि मन में सोचने से अगेन हमारी बातें डिप्रेस मूड में हम वो नेगेटिव बातों पे चले जाते हैं। जब हम उसे पेपर पे लिखते हैं तो हम ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं। तो एक सिंपल थिंग, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उसको वापस से एक बार पढ़िए। कई बार वो हेल्प करता है हमारे कॉग्निशन में एंड टू मेक द राइट डिसीजन। यूजुअली जब हम डिप्रेस लोगों के लिए थेरेपी भी करते हैं तो इसको काफी यूज करते हैं। Thank you, ma'am. We have another question from Deepa. यस, हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि अभी जो ये सब्जेक्ट निकला है कि डिप्रेशन, तो ये जो बच्चे हैं, डिप्रेशन इज अनदर लेवल। ये बहुत बड़ा वर्ड है डिप्रेशन, लेकिन ये बच्चे आजकल जो है एक छोटी छोटी बात पर मैं डिप्रेशन में गया हूँ या मैं डिप्रेशन में गई हूँ, फलाना फलाना हो गया, मुझे बहुत डिप्रेशन आ गया, मतलब ये इजीली ये वर्ड यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स भी कभी कभार डर जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। तो मेरा सवाल ये है कि ये डिप्रेशन जो वर्ड है ये बहुत बड़ा है, तो पेरेंट्स भी ऐसे इजीली यूज करते हैं और बच्चे भी उनसे ही सीखते हैं कि मैं डिप्रेशन में चले गई। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आई थिंक एवरीवन पेरेंट विल बी एग्री विथ मी दैट कि ये डिप्रेशन जो वर्ड है तो उसकी वजह से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है मेरे ख्याल से। सो ये बहुत बड़ा वर्ड है, तो छोटे छोटे बात को लेके डिप्रेशन में ये बच्चे बोलते हैं और पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि मेरा बच्चा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं मैम? दोनों तरफ की बात है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बच्चे, चाहे जब हम भी बच्चे थे और आज के बच्चे, हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर लें। अगर डिप्रेशन वर्ड से मैनिपुलेट होता है तो हम कर लेते हैं। उस समय हम बोलते थे मैं उदास हो गई, मैं सैड हूँ। अभी हम उस बात के लिए डिप्रेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है, मेरे बच्चे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, मेरे को इसको सीरियसली नहीं लेना है। तो एज अ अडल्ट, एज अ पेरेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम वो बच्चे की एक बात ना सुने कि मैं डिप्रेशन में चला गया। वो बच्चा जब अपने दोस्तों के साथ होता है, वो कितने हंसी से बात कर रहा है। वो बच्चा जब स्कूल जाता है, जो ऐसी उसकी पसंद का खाना होता है, वो कितनी खुशी से खा रहा है। वो बच्चा ठीक से सो रहा है, वो बच्चा ठीक से खा रहा है। जो डिप्रेशन के कार्डिनल साइन है वो 10 मिनट की उदासी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म उदासी। ये ऐसा होता है कि जो चीजें अच्छी लगने वाली होती है उसमें भी मजा नहीं आता है, और वो 1 दिन की बात, 2 दिन की बात नहीं होती है, वो दिनों की बात होती है, महीनों की बात होती है, वीक्स की बात होती है। नींद में प्रॉब्लम हो जाती है, खाना या बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं। दोस्त जो इतने अच्छे दोस्त थे उनके साथ भी बैठ के मजा नहीं आता है। अगर इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स पेरेंट्स देखते हैं तो दैट इज अ रेड फ्लैग। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को फिर बच्चों को हेल्प लेना जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बच्चा बोले अभी
मेरा आपने मुझे डांट दिया कि मुझे शाम को पार्टी में नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, अब मैं डिप्रेशन में आ गई, मेरे सारे दोस्त तो मजा कर रहे हैं और मैं यहाँ पे घर पे बैठी हूँ। अगले दिन आपने बोला अच्छा ऐसा हो गया, चलो जाओ, वो बच्चा रेडी होके तुरंत निकल जाता है और पूरी मस्ती करके निकलता है। दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज मैनिपुलेशन। सो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो बच्चे की एक मेंटल स्टेट है, आप उसको देखिए। एक सिचुएशन पे उस पे आप डिसाइड मत करिए कि ये बच्चा डिप्रेशन में है या नहीं। कभी Thank कभार you so much. एक्सपर्ट की, हाँ थैंक यू, कभी एक्सपर्ट की राय लेना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली सीरियस टॉपिक लाइक डिप्रेशन। तो आपका खुद अपने आप में खुद स्टिग्मा जो है वो पहले निकाले। तो ये बहुत है कि भाई एक्सपर्ट से कभी अभी शंका है तो एक्सपर्ट से जाके मिले, क्योंकि ये अगर सीरियस। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मे बी डिप्रेशन है, मे बी मैनिपुलेशन है, मे बी, या तो उस समय आप एक्सपर्ट से मिले। लेकिन वो 5 मिनट अगर बच्चा बोले कि है और उसके बाद बच्चा आपका नॉर्मल है, तो चांसेस है कि बच्चे को डिप्रेशन नहीं है। और अगर बच्चे को जहाँ खुश होना चाहिए, जहाँ बच्चे को हंसना चाहिए, वहां भी बच्चा खुश नहीं है या इरिटेबल है, हर बात पे गुस्सा कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है, उससे स्कूल का काम नहीं हो रहा है, जो चीजें वो पहले कर सकता था नहीं कर पा रहा है, ऐसे टाइम पे फिर एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हम हिमांशु, कोई और है क्या क्वेश्चन? Ma'am, I want to ask one question. ओके, गो अहेड आंचल। नमस्ते मैम, मैं काजल की मम्मी नमस्ते। बोल रही हम्म। हूँ। मैम मुझे पूछना है मैम कि अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चा पढ़े अच्छे से और बच्चे का मन पढ़ाई में लगने के बजाय उसका खेलने में मन लगे, और उसे बोलना पड़े कि खेलने के लिए उसे बोलना ना पड़े और पढ़ने के लिए उसे बार बार तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, अगर मैं उस पे अब जो मुझे करवाना है वो थोपना पड़े मैम, तो मैं क्या करूँ? मैं सोचती हूँ कि कैसे उसको समझाऊं कि मुझे बोलना ना पड़े, वो अपना काम खुद करे। बोलना तो आपको पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत बोला था, क्योंकि नॉर्मल है कि किसको पढ़ना अच्छा लगता है, सब खेल रहे हैं मैं भी खेलने जाऊंगा। तो उस समय स्ट्रक्चर यही होता है कि तुम इतनी देर पढ़ाई कर लो तब तुम खेल सकते हो, तुम्हें ये टीवी शो देखना है, जब तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश होगा तुम देख सकते हो। सो एक रिवार्ड जो है, जो खेल का रिवार्ड जो है, वो एसोसिएटेड होना चाहिए। या तुमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो अब तुम शाम को जा सकते हो। अगर तुमने आके अपना टाइम बर्बाद कर दिया फोन पे या टीवी पे और तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई और फिर तुम्हें बाहर 2 घंटे खेलने जाना है शाम को, तो तुम नहीं कर सकते हो। तो ये जो बेसिक रूल्स है वो पहले से बच्चों से बात कर लीजिए कि देखो इतनी देर तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं बोल दूंगी, याद दिला दूंगी, लेकिन हर टाइम मैं याद भी नहीं दिला सकती। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, अगर तुम शाम को बाहर नहीं जा सकते हो, तुम ये नहीं खेल सकते हो, तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं मिलेगा या टीवी नहीं देख सकते हो, जो भी है, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जब ये हो जाता है कि बच्चे 4 घंटा पढ़ लेते हैं, हम चाहते हैं वो और भी पढ़ ले, अभी तुम्हारी इतनी पढ़ाई बाकी है, परसों तुम्हारा एग्जाम है, पढ़ लो, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस है, उस पर कंसिस्टेंट रहिए। अगर बच्चे ने अपने उस दिन की पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद उस बच्चे को अलाउ करिए कि वो खेलने जाए। तो ये बात दोनों तरफ की होनी चाहिए। थैंक यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम जैसे अभी आप बोले कि बच्चों को बोलना ही पड़ेगा कि आपको ये करना है, 2 घंटा अगर आपने टीवी देख लिया तो 2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बच्चे इस चीज को पेरेंट्स को नेगेटिवली भी लेते हैं, पॉजिटिवली इस चीज को देखते नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? अब बच्चों के लिए सारा टाइम पॉजिटिव बनने की मुझे जरूरत नहीं है। एज अ पेरेंट मैं नहीं चाहती कि मैं सारा टाइम, मैं बच्चों की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं बच्चों की माँ हूँ। तो अगर बच्चे मुझे नेगेटिव भी लेते हैं तो लेते हैं, और ये बात मैं बच्चों को बोलती हूँ या बोलूंगी कि
मैं हर बात जो तुम्हें पसंद आए नहीं बोलूंगी, मैं वही बोलूंगी जो तुम्हारे फायदे की बात है, और हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना भी आए। लेकिन मेरे दिमाग में, एक पेरेंट के दिमाग में बच्चों की हमेशा भलाई ही होती है। दुनिया में पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो बिना किसी प्रेजुडिस के सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भलाई सोचते हैं। तो ये बात उनको बोलनी है कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें नहीं पसंद आए, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। और हर टाइम हम बच्चों के लिए पॉजिटिव रहें, पॉसिबल नहीं है। Abhi, very good. I think maybe this might be the last one. We'll take it. जब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है टीनेज के पहले, सो 12 साल के पहले, वी विल कंटिन्यू टू एजुकेट। हमारे सेतु का यही उद्देश्य है कि हम पेरेंट के साथ और टीचर के साथ काम करें और उनको सपोर्ट करें और उनको एक नॉलेज बांटे, तो हम हमारा समाज आगे लेके जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि 12 साल के पहले पेरेंट्स या टीचर्स क्या कर सकते हैं जो कि वो टीनेजर के बाद, टीनेज मतलब 13 टू 20, ऐसा जो एज है 21, वो इजी हो जाए बच्चों के लिए। तो 12 के बिलो 12 इयर्स ओल्ड हम लोग एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं? बच्चे को एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, जैसा कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। एंड दूसरी बात है, उस समय बच्चे का दिमाग जो है वो 3-4 साल में डेवलप हो चुका होता है। 11 से 12 साल में व्हाट वी कॉल की प्रूनिंग हो रही होती है। जैसे वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हम उसकी जो शाखाएं काम की नहीं होती है वो काट देते हैं, और जो शाखाएं काम की होती है वो बढ़ती है। अब वो बच्चा अगर अपना ज्यादातर टाइम फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम खेलने में लगाता है, वो फोन पे गेम खेल रहा है, आप देखेंगे कि उस बच्चे के रिफ्लेक्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एक चम्मच भी गिर रहा होता है तो वो खट से हाथ देके उठा लेता है, क्योंकि वो प्रूनिंग उसकी हो गई है वीडियो गेम्स खेलने की वजह से। वहीं पे अगर हम बच्चे को एक्सपोज करें टू डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस, जहां पे बच्चे को कुछ सोचने का वक्त मिले, बच्चा सोचे, तो दिमाग की प्रूनिंग वहां पे होगी। दूसरी तरफ अगर बच्चा हर टाइम, ये भी एक रिसर्च स्टडी में देखा गया कि ऐसे गेम्स खेलता है जहां पे किसी को मारना है, फिर आगे निकल जाना है, फिर इतने लोगों को मारना है, ऐसे लोगों में फिर एम्पैथी कम हो जाती है। तो फिर अगर वो सड़क पे भी देखते हैं कि कोई किसी को चोट लग गई है, उन्हें लगता है कि ये गेम है, और वो जो एम्पैथी होती है कि कोई चोट लग गई है कि हम कुछ कर लें, वो चली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका टाइम जो है बच्चों का, वो कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे खेलें और पढ़ें। खेलना क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हम फ्री प्ले बोलते हैं, उससे जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ता है। जब एक बच्चा बाहर जाता है, वो दिखता है कि कोई झूले पे बैठा है, और दूसरा बच्चा आता है, उसे धक्का देके बैठ जाता है और झूला ले लेता है। बच्चे के दिमाग में चलता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे पे झूले पे भी बैठना हो तो मैं भी किसी को धक्का देके बैठ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा नेक्स्ट टाइम वो करता है। अब बच्चा जिसने उसको धक्का दिया है वो उससे भी बड़ा बच्चा है, होता क्या है, उस बच्चे को मार पड़ जाती है। तब वो बच्चा समझता है हर वक्त एक डिसीजन सही नहीं है, समय के साथ हमारा डिसीजन चेंज होता है। अगर मेरे सामने कोई एक ऐसा बच्चा है जिससे मैं जीत सकता हूं, तो हो सकता है मैं उसे धक्का भी दे दूं। लेकिन अगर मेरे सामने कोई एक ऐसा बच्चा है कि मैं नहीं जीत सकता हूं, तो उस समय मुझे चुप रहना जरूरी है। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, जो हम इमीडिएट डिसीजन हमें लाइफ में आगे लेने पड़ते हैं, वो फ्री फ्लो में बच्चों के दिमाग में डेवलप होते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं और इस तरह के डिसीजन आते हैं कि अब मैं क्या करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, उस समय अगर हमने वो डेवलप नहीं करने दिया तो ऐसे बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते। तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे समय पे खेले, समय पे पढ़े, और कुछ समय वो ऐसा व्यतीत करे जिसमें वो कुछ ना करे। जब हम खाली दिमाग में बैठते हैं, उस समय दिमाग
वो कचरा हटा रहा होता है और बहुत काम कर रहा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का सारा टाइम हम ऐसे जमा कर दे कि उसके पास अपने लिए टाइम ही ना हो। अगर वो अपने बिस्तर पे बैठ के सीलिंग देख रहा है तो ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ, हाँ, वो सारे दिन ऐसा नहीं कर सकता है, बट बच्चे को कुछ ऐसा टाइम देना जरूरी है जो सिर्फ जिसमें वो कुछ भी ना करे। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि ये जो इतनी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको सीखने को मिली है और हम ऐसे ही वेबिनार आते रहेंगे, लाते रहेंगे। प्लीज आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई टॉपिक आपको चाहिए कि भाई हाँ वो डिस्कस करें, वो भी हमको बताएं। हम जुलाई 30 को मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जुलाई 30 30 जुलाई को एंड ऑफ दिस मंथ संडे है वो। हम जो कैंसर का वेबिनार किया था पहले, उसका सेकंड पार्ट वो पूरा नहीं हुआ था, तो वो हम डॉक्टर जगती चलगाला से हम जो रहा हुआ है वो बातें कंप्लीट करेंगे, उनसे सीखेंगे कि कैंसर के बारे में, और उनसे और भी एक वेबिनार है कि जेनेटिक्स के बारे में भी सीखेंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट अनाउंसमेंट कि जुलाई 30 में वो वेबिनार होने वाला है। सो लेट्स यू हैव एक क्वेश्चन है लास्ट, किसी को और एक क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड दिस वेबिनार। बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत सीखने को मिला है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जो पेरेंट्स हमारे इसमें ग्रुप में आए हैं, टीचर्स है, उनको भी ऐसे ही सीखने को मिले। एक क्वेश्चन किसी और को है, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ हाँ बोलो। मैम एज यू सेड दैट जैसे क्लास 1 से क्लास 12 तक पहुंचते हैं, वो एक लेवल होता है, वहां तक करना होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें आगे कैसे करना है। लेकिन आपने अभी आपने एमबीबीएस के उसका डॉक्टर बने, वो सब हुआ, लेकिन वो सब करने के लिए एक चाहिए होता है कि हम मन से अंदर है कि हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में हो ही ना, वो बिल्कुल ना हो कि इंटरेस्ट नहीं है कुछ करने के, कभी लाइफ में कुछ करना है, तो कैसे करे, कैसे करेगा जिंदगी में कुछ आगे। इम्पॉर्टेंट है कि हम मैं अपनी स्लाइड पे ही वापस जाऊंगी कि हम विजुअलाइज करें, जैसा कि हमें आगे क्या करना है, हम कहाँ पे रहेंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। हर किसी के मन में ये इच्छा होती है, कहीं पे होती है, लेकिन कई लोगों को डर लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, कई लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि उनसे होगा नहीं। तो उस सब बातों को लेके वो कहते हैं मेरा तो मन ही नहीं है। वो लोमड़ी ने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इच्छा सबकी होती है। और जब हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, कोई नहीं है, जब हम अपने आप को सोचे कि अगर हमारे पास दुनिया के सारे रिसोर्सेस हैं, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी। लोग बोलेंगे मुझे ऐसा करने के लिए मैं बहुत पैसे चाहिए, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत पैसे कमाने, मैं कैसे कमाऊंगी, उसको कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अगर ऐसी चीजें भी, जिसको मुझे तो एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, मुझे ओलंपिक में खेलना है, ठीक है, उसके लिए मैं उसको फिर ब्रेक डाउन करके आप नीचे लाइए। लेकिन ड्रीम्स तो सबके होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशन समटाइम्स हम लोगों से उसके बारे में बताना नहीं चाहते, या हमें खुद डर लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। Yes, ma'am. Does that help? Yes, ma'am. Himanshu, anything else? That was the only one question on Facebook, but so far we are all good. Okay, very good. मुझे लगता है अभी टाइम भी हुआ है हमारा। तो इतने अच्छे प्रश्न भी आए, इंटरेक्शन भी हुई, हमको सीखने को भी मिला बहुत डॉक्टर जैन से। हम ऐसे ही वेबिनार लाएंगे उनसे, और भी बहुत अच्छा सेशन हुआ। मुझे आई एम सो डिलाइटेड कि हमने ये टॉपिक लिया। मुझे तो लगता है ये अडल्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि वो, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मुझे लगता है टीनेज के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कभी-कभी टीनेज एक्सपांड हो जाता है, वो अडल्टहुड में चला जाता है। हम नंबर्स की बात ना करके कि कभी-कभी अडल्ट भी टीनेज के जैसे हो, 30 इयर्स है, दे आर स्टिल बिहेविंग लाइक टीनेजर्स। सो ऐसा हो सकता है। तो
कि भाई हम लोग इसको है कि ये जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं पेरेंट्स भी ले, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी वो आजमाए। इट्स ओके कि हम लोग कंटिन्यू डेवलपमेंट करते रहे 40-50, और जैसे कि आपने बोला कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो कंटिन्यू टू डेवलप करते रहे, उसको जो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी वो बोलते हैं, वो नया चीज सीखने के लिए या है कि हमको टाइम लगेगा। मुझे भी लगता है अभी कुछ नया सीखना है तो मुझे टाइम ज्यादा लगता है। जब मैं यंग थी तो मुझे बहुत जल्दी से मैं समझ सकती थी। अभी मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ सीखना है तो बहुत बार मुझे बताना पड़ता है एक ही चीज। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये है कि अडल्ट भी समझ पाए कि ये ऐसा हो सकता है ब्रेन में, और ऐसा है कि ये हम लोग जब समझ पाते हैं कि ब्रेन कैसे चल रहा है, तो हम बिहेवियर है जो अपना बिहेवियर और टीनेजर बच्चों का बिहेवियर हम समझ पा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। कभी-कभी होता है कि टीनेज हमको देखे आगे देख रहा है, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे ब्लैंक स्पेस उसे जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कभी-कभी हो सकता है। तो ये सब बातें हैं कि उसको साइंस में हम एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए रिसर्च है, साइंस के पास उसका एक्सप्लेनेशन है। ये चीज़ें सीखे, हम ये कंटिन्यू टू ब्रिंग दिस वेबिनार हम लोग करते रहेंगे। मैं आप सबका मैं थैंक यू बोलती हूँ आप पार्टिसिपेट करने के लिए, बच्चों का प्रश्न पूछने के लिए और खुद को समझने के लिए। और दिस इज़ अ स्टार्टिंग फेज है कि आप खुद समझ में रहा है और खुद को चेंज करने के लिए वेबिनार में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं डॉक्टर सत्यम जैन से तहे दिल से आई विल थैंक हर रियली कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने बहुत समझदारी से, बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी में वो सबको सुनाया। और मैं उनका बिल्कुल आभार व्यक्त करती हूँ और कंटिन्यू टू आस्क हर कंटिन्यूड सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच एंड वी Thank you विल so कंक्लूड much. या बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Nice Thank you, ma'am. session. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम।